नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आईआईबीएफ ने हमारे अपकमिंग जेईई एग्जामिनेशन के इस डिटेल सिलेबस को और बुक्स को मार्केट में रिलीज़ कर दिया है, तो फ्रेंड्स ये और आप देख सकते हैं कि जो हमारा यूनिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनस है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि हम लोग अपने अपकमिंग जेईई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत जल्दी चालू कर दें, ताकि हम लोग एक एज ले पाएँ और आसानी से अपने जेईई एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएँ। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग को इस पार्टिकुलर अटैम्प्ट के लिए रूल आउट किया गया है, तो ज़रूरत है कि हम इस पार्टिकुलर अटैम्प्ट का फ़ायदा उठाएं और अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करें। तो दोस्तों, उसी चीज़ को आसान बनाने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं आपके रिटेल बैंकिंग का फर्स्ट यूनिट। दोस्तों, रिटेल बैंकिंग पे कुल मिलाकर 4 मॉड्यूल्स हैं और हम लोग एक एक करके सभी यूनिट्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला यूनिट है रिटेल बैंकिंग का, वो बेस्ड है रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में रिटेल बैंकिंग के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, क्या क्या टॉपिक्स को हमें समझना है। तो इस पार्टिकुलर सेगमेंट में हम लोग सबसे पहले थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस इज इंट्रोडक्शन। द सेकंड पॉइंट वी विल डिस्कस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग। थर्ड थिंग वी विल डिस्कस इज एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो दोस्तों, चूंकि रिटेल बैंकिंग का इंट्रोडक्शन है तो सारा पॉइंट्स रिटेल बैंकिंग से ही रिलेटेड रहेगा। देन वी विल डिस्कस कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग। देन वी विल डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग। देन आफ्टर वी विल सी कि हमारा ये रिटेल बैंकिंग को सक्सेस के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है। देन आफ्टर वी विल सी चैलेंजेस क्या क्या है रिटेल बैंकिंग में और फ्यूचर क्या है रिटेल बैंकिंग में। सो दीज ऑल टॉपिक्स वी विल डिस्कस। So friend, before beginning this lesson, let me tell you the strategy that you should follow for upcoming GIB examination. Friends, आप लोग यदि एक प्रॉपर वे में तरीका से प्रिपेयर करना चाहते हैं, if you want to take our help, then you can opt for the plan whose description I am showing you for upcoming JIB through the 2023 examination. So we have started this for 2 subjects, that is retail banking and wealth management, and second is Indian economy and Indian financial system. So friends, what you will get unit wise theory videos, unit wise MCQs videos, you will get PDF and unit wise MCQs. तो आपको PDF और वीडियोस मिलेंगे यूनिट वाइज, और टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डेली MCQs को भी क्विजेस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो आपको यदि अवेल करना है तो देन यू काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, द नंबर इज शोन ऑन योर स्क्रीन, एंड इट कॉस्ट वीडियोस प्लस PDF कॉस्ट ₹500 per subject and PDF cost ₹200 per subject. And if you want to avail for both these subject, you can get 10% discount. So let us begin the today's session. आइए दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। If you want to avail this plan, if you want to prepare systematically, then you can be part of this plan. We will ensure that each and every unit get properly discussed and your doubt get clear. So now let's begin the first unit. तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडिया का जो इकोनॉमी है पास्ट डिकेड में, कुछ डिकेड्स में बहुत सारा इसमें चेंजेस आया है। क्यों? इसका कारण क्या है दोस्तों कि हमारे जो इकोनॉमी प्लानर है उन्होंने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। हमारे जो इकोनॉमिक चेंजेस हैं उस कारण से क्या हुआ कि इनकम और सेविंग लेवल भी बढ़ा है, जिस कारण से फाइनेंशियल मार्केट में डिमांड बढ़ गया है, और खासकर बैंक्स में डिमांड बढ़ गया है। बैंक को माना जाता है सेफ और सिक्योर सोर्स किसी भी इंडिविजुअल की सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का। तो आज के समय में बैंक जो है अपने ट्रेडिशनल बैंकिंग रोल से दूर जा रहे हैं, और जो भी हमारा कंज्यूमर और सोसाइटी का डिमांड बढ़ा है उसके तरफ वो जा रहे हैं। जो ट्रेडिशनल बैंकिंग रोल है वो तो है ही है, साथ ही साथ जो हमारा कंज्यूमर और सोसाइटी का आज के समय में डिमांड है, लोग बैंक उस तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक बैंक क्या होते थे? बैंक सर्विस प्रोवाइडर होते थे। ठीक है, तो बैंक क्या होते थे दोस्तों? सर्विस प्रोवाइडर होते थे। लेकिन अब जो है बैंक एक वन स्टॉप फाइनेंशियल हब हो गए हैं सारे फाइनेंशियल नीड का, यानी कस्टमर के जितने भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उसका यदि वन स्टॉप हब कहा जाए तो वो है हमारा बैंक्स। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे बैंक्स जो है कुछ अल्टरनेटिव्स लेकर आए हैं जो कि कैटर करता है ऑल नीड्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर ड्यू टू इनोवेशन के कारण दोस्तों बैंक्स जो है बहुत सारे अल्टरनेटिव लेकर आए हैं जो कि अलग अलग कस्टमर के नीड्स को कैटर करता है। तो ये जरूरी हो गया है बैंक के पार्ट में तो कि ऐसा प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए जो कि अलग अलग वैराइटीज ऑफ कस्टमर के नीड को सूट करे, और जो हमारा प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच है वहां से हटकर हम लोग कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पे जाएं। तो ये जरूरी हो गया आज के समय में टू मूव फ्रॉम प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच टू कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ऑन द पार्ट्स ऑफ बैंक।
तो बैंकों को ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना है जाकि वैराइटीज ऑफ कस्टमर के नीड्स को वो सूट कर पाए और प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच से कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के प्रति हम लोग जा पाए। ठीक है, तो बैंक को ये रियलाइज हो गया है कि कस्टमर जो है वो किंग है, और यदि कस्टमर को रिटेन करना है खासकर आज के टफ कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो उनको करना क्या पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा जितने भी फाइनेंशियल नीड्स हैं। ठीक है, तो बैंकों को क्या करना है कि फाइनेंशियल नीड्स जो कस्टमर के हैं उनको सेटिस्फाई करना है। कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो जो सुटेबल प्रोडक्ट है वो कस्टमर को देना पड़ेगा, और उन्हें प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच से कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पे जाना पड़ेगा। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंटरमीडिएशन। तो इंटरमीडिएशन जो है बैंक का प्राइमरी फंक्शन है। और दोस्तों पहला स्टेप इंटरमीडिएशन का क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट, यानी जो डिपॉजिट्स है उसका मोबिलाइजेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन इंटरमीडिएशन। तो बैंक क्या करती है, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और वापस किसे देती है, इंटरप्राइज क्लास को देती है जो कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे बैंक जो है वो डिपॉजिट ले रही है। किससे ले रही है डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है। ठीक है, और फिर उसे किसे दे रही है, उसे इंटरप्राइज को लैंड कर रही है, उस डिपॉजिट को इंटरप्राइज को लैंड कर रही है जो कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज है। तो किसी भी इकोनॉमी का रोबस्टनेस इस बात पे निर्भर करता है कि कितना सेविंग वो जनरेट कर रहा है। और सेविंग के अंदर क्या क्या हो सकता है, सेविंग के अंदर सेविंग बेसिकली एक सोर्स होता है फर्दर वेल्थ क्रिएट करने का। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को और गतिशील बनाता है, और जिस कारण से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ता है। तो दोस्तों बैंक्स के जो फंक्शंस हैं उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। जो बैंक जो फंक्शन परफॉर्म करती है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों बैंक्स अभी भी मेन काम बैंकों का रह गया है कि डिपॉजिट को कलेक्ट करना और लैंडिंग देना। और लैंडिंग में दोस्तों रिटेल लैंडिंग भी आता है। तो इसीलिए बैंक्स ने अपना क्या किया है, बहुत सारा डिपॉजिट और लैंडिंग प्रोडक्ट डेवलप किया है, लेकिन उसका स्पेशल इंपैसिस है रिटेल लैंडिंग प्रोडक्ट में। यही लिखा गया है दोस्तों, बैंक हैव डेवलप वेरियस वेरिएंट ऑफ डिपॉजिट एज वेल एज लैंडिंग प्रोडक्ट विद स्पेशल इंपैसिस ऑन रिटेल लैंडिंग प्रोडक्ट, ताकि जो वैराइटीज ऑफ कस्टमर है उनके रिक्वायरमेंट को सूट कर सकें। तो ये तो आपको डिपॉजिट्स के बारे में बताया। यदि हम लायबिलिटी साइड के बारे में बात करें तो रिटेल बैंकिंग का आपको मतलब समझ में आया ना दोस्तों, कि आप बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंडिविजुअल कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, और किसके लिए, नॉन इंटरप्रेन्योरल पर्पस के लिए। लायबिलिटी साइड की यदि हम बात करें तो बैंक्स हमेशा रिटेल रहा है, मतलब बैंक ने रिसोर्सेज को रेज किया है लार्ज नंबर ऑफ रिटेल डिपॉजिटर से। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड में तो बैंक का अप्रोच ही रहा है रिटेल का। तो आप यदि ऑन होल आप ऐसा कर सकते हैं कि एसेट साइड में भी आप देखें तो दोस्तों, तो आप होल में ऐसा कर सकते हैं कि रिटेल बैंकिंग जो है प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है बैलेंस शीट्स के दोनों साइड में। एग्जांपल के तौर पर और एसेट साइड में भी यही है कि हम जो है लैंड करें बहुत सारे कस्टमर्स को, और खासकर रिटेल कस्टमर्स को। ठीक है, विथ लो टिकट साइज, जिनके लो टिकट साइज है। तो आज एज अ होल आप कह सकते हैं कि रिटेल बैंकिंग का मतलब यही है कि आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं बैलेंस शीट्स के दोनों साइड में। जैसे कि आपने फिक्स डिपॉजिट, आपने करंट या सेविंग अकाउंट लायबिलिटी साइड में ऑफर किया, तो ये आपका लायबिलिटी साइड हो गया। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, ये एफडी जो है, ये जो हमारा सेविंग अकाउंट है, ये जो हमारा करंट अकाउंट है, दिस आर ऑल पार्ट्स ऑफ लायबिलिटी साइड। और जो हमारा मॉर्गेज है, लोन है, पर्सनल लोन का अलग अलग फॉर्म हो सकता है, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, एजुकेशनल लोन, ये एसेट साइड है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिटेल बैंकिंग में जो प्रोडक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं वो दोनों साइड्स के हैं, चाहे वो अपना लायबिलिटी साइड्स का भी प्रोडक्ट है और एसेट साइड्स का भी प्रोडक्ट है। आपको मैंने एग्जांपल से समझा दिया। तो ये चीज़ आपको बेसिक पॉइंट थी। इसके अलावा दोस्तों रिटेल बैंकिंग क्या करता है, क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है, डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफर करते हैं, पारा बैंकिंग प्रोडक्ट ऑफर करती है। कैसे, कुछ सर्विसेज भी ऑफर करते हैं जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट अपने इंडिविजुअल को। तो ये सभी रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं। तो इस पर भी हमारा सेपरेट टॉपिक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में इन सभी चीज़ों को। तो रिटेल बैंकिंग जो है कॉमन मासेस से डील करता है, और ये जो है ग्रेजुअली स्टेज के थोड़ा ग्रो होता है। ठीक है, तो एक होता है क्लास रिटेल बैंकिंग, एक होता है मास रिटेल बैंकिंग। दोस्तों जरा डिस्कस करते हैं मास रिटेल बैंकिंग के बारे में। तो मास रिटेल बैंकिंग एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे बैंक जो है स्टैंडर्डाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। यानी बैंक क्या करती है, अपने कस्टमर को एक स्टैंडर्डाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। और इस फेज में क्या होता है कि बैंक एक सफिशिएंटली ब्रॉड कस्टमर बेस को बिल्ड करती है, जो कि एक स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग का स्रोत होगा। तो देखिए, ये जो आपका मास रिटेल बैंकिंग है ना, इसमें बैंक क्या करती है वो जरा देखिए, कि बैंक जो है एक ब्रॉड कस्टमर बेस को बिल्ड करती है, यानी ब्रॉड कस्टमर बेस को बिल्ड करती है, जिससे क्या होता है कि स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग होता है।
और ये तो आपको मैंने बताया मास रिटेल बैंकिंग, और एक होता है क्लास रिटेल बैंकिंग। मास रिटेल बैंकिंग में क्या बताया दोस्तों, ब्रॉड कस्टमर बेस, कीवर्ड याद रखिएगा, ब्रॉड कस्टमर बेस, दिस इज द कीवर्ड, ठीक है। और ये तो हमारा मास रिटेल बैंकिंग है। और एक होता है दोस्तों हमारा क्लास रिटेल बैंकिंग। क्लास रिटेल बैंकिंग में क्या होता है, एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे बैंक कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफर करती है या सर्विसेज ऑफर करती है जो कि नाई के कस्टमर सेगमेंट को टारगेट होता है, यानी कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं। अंतर समझ में आ रहा है दोस्तों, एक है हमारा मास रिटेल बैंकिंग और एक है हमारा क्लास रिटेल बैंकिंग। तो मास रिटेल बैंकिंग मैंने क्या बताया आपको कि मास रिटेल बैंकिंग में बैंक स्टैंडर्डाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज देती है अपनी कस्टमर को, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया क्लास रिटेल बैंकिंग जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNI जिसे हम लोग कहते हैं, HNIs के लिए टारगेट होता है। चलिए, तो रिटेल बैंकिंग का जो फोकस है वो किस पे बैंक प्राइमरली फोकस होता है, नाइक कस्टमर सेगमेंट, जिसे हम लोग प्राइवेट बैंकिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ग्राफिकली मैं शो करूं, इफ आई शो यू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर पोजिशनिंग ऑफ मास रिटेल बैंकिंग या दूसरा सेगमेंट, तो आप देखिए बैंकिंग का दो पार्ट है, एक इंडिविजुअल एक फर्म। इंडिविजुअल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिटेल इंडिविजुअल और इंटरप्रेन्योरल इंडिविजुअल। रिटेल इंडिविजुअल का दो पार्ट है, मास रिटेल बैंकिंग, क्लास रिटेल बैंकिंग। मास रिटेल बैंकिंग आपका दोस्तों जो जनरल कस्टमर्स हैं सेगमेंट है उसको रेफर किया जाता है। क्लास रिटेल बैंकिंग में दोस्तों प्राइवेट बिजनेस को रेफर किया जाता है। तो दिस वाज रिटेल बैंकिंग का क्लासिफिकेशन। इंटरप्रेन्योरल की यदि बात करें तो एक एग्रीकल्चर आएगा, एक MSME आएगा, और फर्म्स बेसिस पे बात करें तो एक होलसेल लेवल होगा, एक MSME होगा। तो दोस्तों ये RBI की वेबसाइट से ये पार्टिकुलर डाटा को कलेक्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि बैंकिंग का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया गया है, इंडिविजुअल के बेसिस में, फर्म के बेसिस में। इंडिविजुअल में रिटेल आता है और इंटरप्रेन्योरल आता है, और रिटेल में मास और क्लास आता है। वही चीज़ मैंने अभी तक आपको समझाया है। अब जरा हम लोग रिटेल बैंकिंग के डेफिनेशन को देखते हैं। तो जो बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया था ये जरा देखते हैं। तो रिटेल बैंकिंग एक ऐसा बैंकिंग सर्विस है जो कि प्राइमरली गियर्ड होता है इंडिविजुअल कस्टमर से, ठीक है। तो रिटेल बैंकिंग को आप कह सकते हैं कंज्यूमर बैंकिंग। यदि रिटेल बैंकिंग का दूसरा नाम बताएं तो आप इसे कह सकते हैं कंज्यूमर बैंकिंग, ठीक है। या दोस्तों इसको आप एक और नाम से जान सकते हैं, आप पर्सनल बैंकिंग भी कर सकते हैं। सो यू कैन कॉल रिटेल बैंकिंग एज पर्सनल बैंकिंग, यू कैन कॉल रिटेल बैंकिंग एज कंज्यूमर बैंकिंग। एक ऐसा बैंकिंग सर्विसेज है जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल कस्टमर को, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हुआ। दूसरा डेफिनेशन क्या है कि रिटेल बैंकिंग वाइड रेंज ऑफ पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अंदर सेविंग या दूसरा ऑपरेटिंग अकाउंट को बिल पेइंग सर्विसेज या डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड सभी चीज़ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप देखिए, एक तो होलसेल बैंकिंग आपको मैंने यहाँ बताया था, याद देखिए इस चार्ट को, अभी मैंने आपको बताया था ना होलसेल बैंकिंग। यहाँ देखिए होलसेल बैंकिंग में क्या होता है दोस्तों कि होलसेल बैंकिंग में आप ये रिटेल बैंकिंग जो है एक कंज्यूमर मार्केट को फोकस करता है, ठीक है। रिटेल बैंकिंग जो है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। रिटेल बैंकिंग के द्वारा जो कस्टमर्स हैं वो मॉर्टगेजेस, पर्सनल लोन भी अवेल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना एसेट साइड के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मास मार्केट ड्रिवन होता है रिटेल बैंकिंग। और जैसे आपका ATMs हो गया, वर्चुअल रिटेल बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, दिस आर ऑल इंक्लूडेड। दोस्तों रिटेल बैंकिंग किस चीज़ से डील करता है, रिटेल बैंकिंग डील्स विथ लैंडिंग मनी टू कस्टमर। रिटेल बैंकिंग में क्या होता है दोस्तों, आप पैसा जो है कस्टमर को देते हैं, इसके अंदर बहुत सारा लोन्स आता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑल ऑफ दिस आर इंक्लूडेड। रिटेल बैंकिंग एक ऐसा बैंकिंग है जहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कस्टमर के साथ करते हैं रेदर देन कॉर्पोरेशन। ये दूसरा डेफिनेशन है दोस्तों, दीज आर ऑल डेफिनेशंस। रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू द पार्ट ऑफ अ बैंकिंग ऑपरेशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट इट ब्रांचेस फॉर अ स्मॉल अकाउंट होल्डर। देखिए these are all definitions which are given by different which we have collected from different sources। तो यदि हम प्योर रिटेल बैंकिंग की बात करें तो ये मास मार्केट बैंकिंग सर्विस होता है प्राइवेट इंडिविजुअल को, और बहुत सालों से ये एक्सपेंड होते जा रहा है। और ये इसमें आजकल इसमें जो हमारे मीडियम साइज बिजनेस होते हैं, स्मॉल साइज बिजनेस होते हैं, वो भी सर्विस को इंक्लूड कर लिया गया है। अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि रिटेल बैंकिंग क्या प्रोवाइड करता है, व्हाट डज रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड। तो मैं आपको कुछ सर्विसेज बताता हूँ। तो इसके अंदर दोस्तों सेविंग अकाउंट सर्विसेज, करंट अकाउंट सर्विसेज इंक्लूडेड है, मॉर्टगेजेस, पर्सनल लोन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इनसाइड द रिटेल बैंकिंग। क्योंकि रिटेल बैंकिंग इंडिविजुअल कस्टमर को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि हम डिजिटल एज की बात करें, आज का जो डिजिटल एज है हमारा, टुडेज डिजिटल एज की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे फिनटेक कंपनी आ गए हैं। तो फिनटेक कंपनी जो है यही सब सर्विस जो मैं आपको अभी ऊपर बताया हूँ, जैसे मॉर्टगेज, पर्सनल लोन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट
ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं एज रिटेल बैंक्स थ्रू इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, मतलब ये सभी सर्विस फिनटेक कंपनी प्रोवाइड कर रही है रिटेल बैंक्स के द्वारा। कैसे? प्लेटफॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेट प्लेटफॉर्म है या स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म है। तो फिनटेक कंपनीज आ गई हैं दोस्तों, तो उसका किसके थ्रू? देखिए रिटेल बैंक्स के थ्रू ही, ठीक है। जो सर्विस हमारे रिटेल बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं वही सर्विस फिनटेक कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है? वो इंटरनेट प्लेटफॉर्म और स्मार्टफोन के द्वारा कर रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अच्छा, आपसे यदि पूछा जाए कि कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होता है, तो आप बताएंगे ना कि कॉर्पोरेट बैंकिंग में दोस्तों कॉर्पोरेट बॉडीज आते हैं, लार्ज कंपनीज आती हैं। तो बैंक यदि सर्विसेज दे रही है किसी लार्ज कंपनीज को, किसी कॉर्पोरेट बॉडी को, तो वो कहलाता है कॉर्पोरेट बैंकिंग। लेकिन रिटेल बैंकिंग में दोस्तों लोकल कम्युनिटी बैंक हो सकते हैं, ठीक है, जो कि एक लार्ज कमर्शियल बैंक के डिवीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रिटेल बैंकिंग का आपको मैंने सर्विसेज बता दिया। फिनटेक कंपनी का आपको मैंने रोल बता दिया। आज के डिजिटल एज में फिनटेक कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिटेल बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो दोस्तों रिटेल बैंकिंग जो है आप मल्टीपल कस्टमर ग्रुप को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। देखिए क्या क्या मल्टीपल है। एक तो प्रोडक्ट मल्टीपल है, बहुत डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं। हमारा चैनल मल्टीपल्स है, उस प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करने का चैनल अलग अलग तरीका है। और दोस्तों और क्या है, मल्टीपल कस्टमर भी हैं, कस्टमर का जो ग्रुप है वो भी मल्टीपल है। तो देखिए सभी कुछ मल्टीपल है, मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल चैनल और मल्टीपल कस्टमर ग्रुप। सो ऑल ऑफ दीज आर मल्टीपल्स। सो फ्रेंड्स लेट अस डिस्कस द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए दोस्तों, रिटेल बैंकिंग जो है लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, नीड्स को पूर्ति करती है। कैसे पूर्ति करती है? तो इसका वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के द्वारा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। रिटेल बैंकिंग जो है मास मार्केट सेगमेंट को फोकस्ड होता है। इट इज फोकस्ड टुवर्ड द मास मार्केट सेगमेंट, जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारा लार्ज पॉपुलेशन कवर होता है, ठीक है। तो एक तो जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर के नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल करना, मास मार्केट सेगमेंट को कवर करना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी लाइबिलिटीज ये ऑफर करती है, ठीक है, अपनी कंपनी बहुत सारे कस्टमर के कैटेगरीज को। उसके बाद दोस्तों इनका जो डिलीवरी मॉडल है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि रिटेल बैंकिंग का डिलीवरी मॉडल कैसा है, ये सवाल पूछा जाएगा। तो आप जवाब दीजिएगा कि रिटेल बैंकिंग का डिलीवरी मॉडल फिजिकल भी है और वर्चुअल भी है। अब फिजिकल कैसा है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। रिटेल बैंकिंग का आप कुछ एग्जांपल मुझे बताइए जिसमें रिटेल बैंकिंग का डिलीवरी मॉडल फिजिकल हो। जैसा कि दोस्तों आप कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं जो कि हमारे ब्रांचेस के द्वारा दिए जाते हैं। तो जो सर्विस ब्रांच के द्वारा दिए जा रहे हैं, जैसे विड्रॉल का फैसिलिटी, तो ये फिजिकल हो गया। और कुछ सर्विस ऐसे हैं जो कि हमारे टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया, जो कि वर्चुअल हो जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक ऑफ साइट डिलीवरी चैनल है, एटीएम्स हो गए, राइट, मोबाइल बैंकिंग हो गया, फोन बैंकिंग हो गया। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, वर्चुअल है। तो डिलीवरी मॉडल दोनों है, फिजिकल भी है, वर्चुअल भी है। फिजिकल का एग्जांपल मैंने आपको बताया ब्रांचेस के द्वारा, और वर्चुअल का एग्जांपल मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक ऑफ साइट डिलीवरी चैनल के द्वारा। और दोस्तों ये जो सर्विसेज हैं वो चाहे कुछ लघु उद्योग, स्मॉल साइज बिजनेसेस और मीडियम साइज बिजनेस को भी दिए जाते हैं। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे। तो यदि शॉर्ट में आपको बताएं, शॉर्ट में जो भी पॉइंट अभी मैंने आपको बताया उसको यदि नटसेल में बताया जाए दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि जो रिटेल बैंकिंग होता है इसमें लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में, डिजिटल बैंकिंग में, पेमेंट्स में, ये सभी चीज को रिटेल बैंकिंग इनकम्पास करती है, ठीक है। बहुत मल्टीपल कस्टमर ग्रुप को मल्टीपल प्रोडक्ट देकर, ठीक है, मल्टीपल चैनल से ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो यू कैन सी मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल कस्टमर बेस। ओके, अब जरा बात करते हैं एडवांटेजेस। आखिर रिटेल बैंकिंग की क्या एडवांटेज है? तो सबसे पहला एडवांटेज है कि जो क्लाइंट बेस है वो लार्ज है। इससे क्या फायदा होता है दोस्तों कि जो भी रिस्क है, रिस्क भी आगे हम लोग देखेंगे, वी विल सी द रिस्क विच इज इन्वॉल्व इन रिटेल बैंकिंग। आप बताइए, मान लीजिए कि 5 कस्टमर है और इस जगह मान लीजिए 50 कस्टमर है, तो रिस्क जो होगा 50 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो ये करें तो लार्ज क्लाइंट बेस, तो इससे क्या होता है, रिस्क जो है कस्टमर बेस में स्प्रेड होता है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी, क्रेडिट रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन। और सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों कि इंटरेस्ट स्प्रेड वाइड होता है, क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होते हैं। और क्रेडिट रिस्क वेल डाइवर्सिफाइड होता है, क्योंकि लोन जो अमाउंट रहता है बहुत ही कम रहता है, और डिमांड में वोलेटिलिटी कम होती है दोस्तों। और बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कि मार्केटिंग को फैसिलिटेट करेंगे, मास सेलिंग को फैसिलिटेट करेंगे, और लेस वोलेटिलिटी इन डिमांड एंड क्रेडिट साइकिल देन फ्रॉम लार्ज कॉर्पोरेट। सो दीज आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस डिस्कस द कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग। क्या क्या कंस्ट्रेंट है रिटेल बैंकिंग में?
तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिटेल बैंकिंग जो है उसके अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट है कि लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स को मैनेज करने का प्रॉब्लम। दूसरा कंस्ट्रेंट है कि प्रोडक्ट का जो रैपिड इवोल्यूशन है, इससे आईटी में कॉम्प्लिकेशन आता है। मतलब प्रोडक्ट जो है रैपिडली इवॉल्व हो रहे हैं, सो दिस कैन लीड्स टू आईटी कॉम्प्लिकेशन। तीसरा पॉइंट है कि ब्रांच नेटवर्क को मैनेज करना हाई कॉस्ट, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। और लो वैल्यू ट्रांजैक्शन को हैंडल करने में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। इसीलिए बैंक इनकरेज करती है क्लाइंट्स को कि वो चीपर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करें। आप जैसे देखिए ब्रांच में जो है एक कैशियर होता है, वो क्या करता है, कैश को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने लोगों में, जो लोग विड्रॉ करने आते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है कि छोटा छोटा अमाउंट के लिए जो वो कस्टमर आते हैं बैंक पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो बैंक इंकरेज करती है कि आप एटीएम का यूज़ कीजिए, आप मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कीजिए, नेट बैंकिंग का यूज़ कीजिए इन सभी ट्रांसफर्स के लिए। दूसरा चीज़ है कि अनसिक्योर्ड रिटेल लोन में डिलिक्वेंसीज बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों कि मान लीजिए कि कहीं किसी कस्टमर का फेथ लॉस हो गया, तो वहाँ से क्या होने लगता है कि सडनली लोग निकलने लगते हैं और बैंक कभी कभी कोलैप्स कर जाती है। इसे ही कहा जाता है बैंक रन। मतलब मान लीजिए कि किसी कारणवश, कुछ अफवाह के कारण या रियलिटी में लोगों का जो विश्वास है एक पार्टिकुलर बैंक पे वो यदि उठने लगा, तो सारे लोग आ जाते हैं अपने पैसा विड्रॉ करने, और इसे ही बैंक रन कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है रिटेल बैंकिंग का। और दोस्तों अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है रिटेल बैंकिंग में। इस कारण से क्या होता है कि ये जो अपना फाइट्स कंपटीशन है, इस कारण से कभी कभी अनहेल्दी कंपटीशन भी आ जाता है। तो दिस आर ऑल चैलेंजेस, दिस आर ऑल कंस्ट्रेंट विच आर फेस्ड बाय रिटेल बैंकिंग। अब थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ और थोड़ा बताता हूँ कि कैसे रिटेल बैंकिंग का इवोल्यूशन हुआ है। सो रिटेल बैंकिंग के बारे में बेसिक बातें तो आपने समझ ली, अब देखते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिटेल बैंकिंग कैसे बिजनेस मॉडल बना। तो रिटेल बैंकिंग जो है इवॉल्व हुआ था ट्रेडिशनल बैंकिंग स्पेस से। आप यदि 1960s की पहले की बात करें तो भारत में जो बैंकिंग सिनेरियो थी उसमें क्या था कि पैसा दिया जाता था केवल बिजनेस और कॉर्पोरेट क्लाइंट को, ठीक है। खासकर किस चीज़ के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए या प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए। मैं 1960 के पहले की बात कर रहा हूँ। तो जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बैंकिंग जो इस वक्त था उसमें क्या था, उसमें क्लास क्लाइंट थे। अभी मैंने आपको बताया था ना मास क्लाइंट और क्लास क्लाइंट, याद कीजिए अभी मैंने आपको बताया था ना मास क्लाइंट और क्लास क्लाइंट के बारे में। तो 1960 से पहले जो ट्रेडिशनल बैंकिंग था दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दिस क्लास क्लाइंट ओनली, केवल क्लास क्लाइंट से रिस्ट्रिक्टेड था। और उनका टोटल बैंकिंग रिक्वायरमेंट जो है रॉ मटेरियल को फाइनेंस करना, वर्किंग प्रोग्रेस को फाइनेंस करना, फिनिश्ड गुड्स को फाइनेंस करना और बिल रिसीवेबल को फाइनेंस करने में था, ठीक है। तो जैसे इनका जो करंट अकाउंट था उससे क्या होता था कि रॉ मटेरियल फाइनेंस करेंगे, वर्किंग प्रोग्रेस फाइनेंस करेंगे, फिनिश्ड गुड फाइनेंस करेंगे या बिल रिसीवेबल फाइनेंस करेंगे क्लास क्लाइंट के लिए। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं 1960 के पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग था जो कि फोकस था किस पे, बिजनेस और कॉर्पोरेट क्लाइंट पे, ठीक है। ये आपको मैं इवोल्यूशन बता रहा हूँ कैसे बैंकिंग में इवॉल्व हुआ। अब देखिए हुआ क्या कि इन सभी सर्विस को डिलीवर करने के लिए दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो कि कॉर्पोरेट कस्टमर को सर्व कर रहे थे। जैसे करंट अकाउंट हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों करंट अकाउंट सबसे बेसिक चीज़ था। तो बेसिक प्रीमाइसेस जिसके अंदर ये सभी सर्विस को स्ट्रक्चर किया गया था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे नीड्स एंड वांट ओवर द टाइम, हाँ समय के साथ लोगों का, कस्टमर का नीड और वांट एक्सपेंड हुआ और बहुत ज़्यादा, केवल अभी तक तो केवल हमारे पास करंट अकाउंट था, लेकिन जैसे जैसे लोगों का नीड बढ़ा, ज़रूरत बढ़े, इच्छाएं बढ़ी, तो क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस को रिक्वायरमेंट हुई। तो बैंक ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट और सर्विस पैराडिज्म को उसके अकॉर्डिंगली ही रिडिज़ाइन किया, ठीक है। तो ये आपको देख सकते हैं कैसे चेंज हुआ। तो वहाँ पे एक ज़रूरी हो गई बैंकों के द्वारा कि एक सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए जो कि डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन के नीड को सेटिस्फाई कर सके, मीट कर सके। तो एक ऐसा स्टेज आया कि जो हमारा बैंक का आर्किटेक्चर था वो डाइवर्स नीड को सर्विस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो अब क्या किस चीज़ का इमरजेंस हुआ, फंक्शनल नीड का, बैंक जो कि फंक्शनल नीड को सेटिस्फाई कर सके। अब देखिए दोस्तों अभी तक जो है हमारा प्लेन वैनिला कॉमर्शियल फंक्शन था, तो बैंक नया अवतार लिए। कैसा अवतार लिए, इन्वेस्टमेंट बैंक का अवतार लिए, मर्चेंट बैंक का अवतार लिए। सो दिस वेयर द न्यू अवतार्स ऑफ बैंक, ताकि जो बैंकिंग का इन्वेस्टमेंट साइड है वो उसे कैरी आउट कर सकें,
जो कॉर्पोरेट का कैपिटल रेजिंग पार्ट है उसे कर सकें, जो फंड रेजिंग पार्ट है, जो डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज़ है उसे कर सकें। तो टू परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटी बैंक टू न्यू अवतार लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग। देखिए जो हमारा एक कथन है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकता दिखा, राइट, आवश्यकता दिखा, देयर वाज नीड वाज फेल्ट एंड दैट्स व्हाई बैंक टुक न्यू अवतार लाइक इन्वेस्टमेंट बैंक एंड मर्चेंट बैंक। सो दिस इज द क्लियर एग्जांपल ऑफ दिस ऑफ द प्रोवर्ब। ओके, सो आप देखिए इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद हुआ कि कुछ मर्जर्स हुए, कुछ एक्विजिशंस हुए। तो मर्चेंट बैंकिंग जो है कैपिटल और डेप्ट रेजिंग का आंसर हुआ, ठीक है, और दूसरे रिलेटेड एक्टिविटी का। लेकिन यहीं पे समाप्त नहीं हुआ सब कुछ, एक्सप्लोजन मोड में था बैंकिंग। एक बहुत ही जरूरी फील कर रहा था कि नए बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट किया जाए ताकि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें और उनके एक्सपेक्टेशन को कैटर कर सकें। तो कहने का मतलब कि जो बैंक का इवोल्यूशन है ना, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार में इवॉल्व हो गया, चलता रहा, जैसा जैसा आवश्यकता आते गया वैसा वैसा आविष्कार होते गया। इसलिए कहा गया इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो कस्टमर बेस का ब्रोडन होना, कैरेक्टर ऑफ कस्टमर चेंज होना, ठीक है। अब देखिए कुछ कैरेक्टर कैसे चेंज हुआ, देखिए एक तो आपका कस्टमर बेस बढ़ा, उसके बाद कुछ होमोजेनस से हेट्रोजेनस कस्टमर बने। बैंक अंडर कंपल्सन थी कि अपने प्रोडक्ट को रिडिज़ाइन करें, सर्विस मॉडल को रिडिज़ाइन करें ताकि इन सभी कस्टमर के नीड्स को कैटर कर सके। अब दोस्तों बात आती है एक रिपोर्ट की। कौन सी रिपोर्ट है दोस्तों, ये रिपोर्ट है वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट 2015 का। किसने रिलीज किया, कैपेगमिनी और यूरोपियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने इसे रिलीज किया। अब इसका मेजर फाइंडिंग देखिए क्या है। इसमें कहा गया है कि कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है बैंक उसे फुलफिल नहीं कर पा रही है, ठीक है। वो कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है वो उसका कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बहुत ही फास्टर पेस से राइज कर रहा है और बैंक उसे हैंडल नहीं कर पा रही है। जो पॉजिटिव कस्टमर बिहेवियर है ये भी डिक्लाइन पे है, ठीक है। ये इस रिपोर्ट का फाइंडिंग्स था। तो कहने का मतलब कि ये जो शिफ्ट हो रहा है खासकर यंगर जनरेशन में ज़्यादा दिख रहा है, जो कि डेप्ट नहीं लेती है, जो कि कर्ज नहीं लेती है दोस्तों, वो जो कि फ्रेंड्स को रेफर करती है या एडिशनल रिटेल प्रोडक्ट को बाय करना चाहती है। दूसरा फाइंडिंग क्या था कि कंपटीशन फ्रॉम नॉन बैंकिंग प्लेयर इज एक्सेलरेटिंग, यानी नॉन बैंक प्लेयर आ रहे हैं इस मार्केट में और उनके साथ कंपटीशन बढ़ रहा है और बैंक जो है नॉन बैंक प्लेयर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उससे अभी भी अनश्योर है, ठीक है। जिस कारण से क्या होगा कि कोर बिजनेस का फ्यूचर में थ्रेट होगा। अब दोस्तों बैंक आज तीसरा फाइंडिंग क्या था इस रिपोर्ट का कि बैंक आज के समय में फ्रंट एंड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ बैंक एंड सर्विस। देखिए दो सर्विस होता है, एक होता है फ्रंट एंड सर्विस, एक होता है बैक एंड सर्विस। तो कहा गया कि बैंक आज के समय में 2015 का रिपोर्ट है दोस्तों कि बैंक जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फ्रंट एंड सर्विस में एट द कॉस्ट ऑफ बैक एंड सर्विस। तो बैंक को इन्वेस्ट करना है फ्रंट एंड सर्विस में क्योंकि पहला इंटरेक्शन जो कस्टमर के साथ होता है वो किसका होता है, फ्रंट ऑफिस का होता है, ठीक है। इन्वेस्ट तो करना ही है लेकिन उसके साथ ही साथ वो मिडिल और बैक एंड को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि क्लाइंट डोंट वांट टू बी एक्सपोज्ड एट द बैक एंड और वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनको पेपर वर्क से, तो मतलब उनको फ्रंट वर्क में तो इन्वेस्ट करना ही है, साथ ही साथ बैक और मिडिल वर्क को निगलेक्ट नहीं करना है। तो ये सभी फाइंडिंग्स थे। चलिए, तो कहने का मतलब कि जो वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट आया कैपेगमिनी का, इसमें देखा गया कि जो 63% कस्टमर हैं पूरे के पूरे ग्लोब में वो यूज कर रहे हैं फिनटेक प्रोडक्ट्स। आपको मैंने बताया था ना दोस्तों, फिनटेक कंपनीज कुछ आई हैं जो कि अपना नया नया प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं, तो वो फिनटेक प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही हैं दोस्तों, ये देखा गया था इस रिपोर्ट में। तो कितना 63%, समझ सकते हैं दोस्तों 63% लोग, मतलब पेनिट्रेशन जो है इमर्जिंग मार्केट में हाईएस्ट है और जो यंगर कस्टमर हैं वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं डिजिटल बैंकिंग में। तो दोस्तों आज के समय में यदि इंडिया की बात करें, रिटेल बैंकिंग सिनेरियो की बात करें, तो जरा देखते हैं कि रिटेल, यदि आप भारत के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में रिटेल बैंकिंग की इवोल्यूशन की बात करें तो फॉरेन बैंक के पास चले जाइए। तो जो कन्वेंशनल बैंकिंग था, जो कि पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक कर रहे थे, वो एक जनरलाइज अप्रोच था, उसमें रिटेल और नॉन रिटेल बैंकिंग का कोई डिमार्केशन नहीं था, ठीक है। तो अब वो करते क्या थे, कस्टमर जो कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल सेगमेंटेशन था वो अडॉप्ट किया गया था और स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट को प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर किया जाता था फोकस्ड वे में। लेकिन दोस्तों 1970s और 1980s में फॉरेन बैंक जब आए वो अपने कंज्यूमर बैंकिंग मॉडल लेकर आए उनके पास हाइब्रिड एसेट और लायबिलिटी प्रोडक्ट्स था। ये 1970s की बात हो रही है, 1980s की बात हो रही है,
किस कौन आए, फॉरेन बैंक्स आए, ठीक है। और दोस्तों एग्जांपल के तौर पर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ग्रिंडले बैंक की एग्जांपल ले सकते हैं। ये पायनर्स थे इस पार्टिकुलर सेगमेंट में, ठीक है। ये सभी प्रोडक्ट्स यानी जो कस्टमर इनका इनका कैसा प्रोडक्ट था दोस्तों, इनका जो प्रोडक्ट्स था वो था हमारा कस्टमर सेगमेंटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये इसमें फाइनर्स कौन थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ग्रिंडले बैंक, ठीक है। एग्जांपल दोस्तों आप सिटी बैंक का ले सकते हैं। सिटी बैंक एक फॉरेन बैंक है जिसने वेव क्रिएट कर दिया अर्ली 90s में, क्योंकि इन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट को लॉन्च किया। एग्जांपल देख रहे हैं ना कि जहां पे पीएसबी एक तरफ से ट्रेडिशनल बैंकिंग कर रही है, जनरलाइज बैंकिंग कर रही है, उसके पास कोई रिटेल और नॉन रिटेल का कोई डिमार्केशन नहीं है। लेकिन ये जो नए फॉरेन बैंक्स आ रहे हैं, 1970s की बात कर रहा हूं दोस्तों हम, ठीक है, ये अपने अपने नए प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो कुछ भारतीय बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, इन्होंने मार्केटेड एसेट प्रोडक्ट को डेवलप किया और कार्ड प्रोडक्ट को डेवलप किया ताकि रिटेल सेगमेंट को कैटर कर, मतलब फॉरेन बैंक का देखा देखी इन्होंने किया, देखा कि फॉरेन बैंक ऐसा कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना ऐसा करें, ठीक है। तो ये हुआ 1980s में। और बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक जो है क्रेडिट कार्ड बिजनेस में सबसे पहले प्लेयर हैं। अब देखिए क्या हुआ, नई जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए 1990s में। तो सबसे पहले कौन आए थे, फॉरेन बैंक आए थे। उनको देखकर हमारे पीएसबीज ने उनका बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट किया। अब आगे नए जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक कब आए, 1990s में आए। ये एक नया अप्रोच लेकर आए, रिटेल बैंकिंग में एक नया अप्रोच लेकर आए। क्या नया अप्रोच था वो जरा देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का एडवांटेज था इनके पास, तो बैंक को क्लियरली पोजीशन था रिटेल बैंकिंग का, और इन्होंने स्ट्रेटजी बनाया, नया मार्केट बनाया है दोस्तों इन्होंने। तो जो हमारा जो फॉरेन बैंक का रिटेल बिजनेस था, ठीक है, उसके लिए ये थ्रेट था। ये जो नए जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, इनका ये थ्रेट थे किनके लिए, फॉरेन बैंक के रिटेल बिजनेस के लिए, ठीक है। तो और दूसरी बात कि साथ ही साथ इसमें आग लगाने का काम पीएसबीज ने किया। पीएसबीज भी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक भी अपने टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को यूज किए और बिजनेस मॉडल को रीडिफाइन किए, किसके लिए, रिटेल सेगमेंट के लिए, और ये भी मार्केट स्पेस में आ गए। तो एक तरह से रिटेल वार शुरू हो गया किसी बीच में। तो एक तरफ है हमारे फॉरेन बैंक, एक तरफ है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक, और दोस्तों एक तरफ है हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में रिटेल वार शुरू हो गया। सब अपने अपने प्रोडक्ट को रिडिजाइन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दे स्टार्टेड यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो दिस इज हाउ रिटेल वार हैज बिगिन। अब दोस्तों इसमें आईटी रिवॉल्यूशन ने इस बैंकिंग सेक्टर को इम्पैक्ट किया बहुत ही गहरे तरह से। तो ये इसने क्या किया, आईटी सेक्टर ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो नीड्स थी, ठीक है, उसको सेटिस्फाई किया, और पब्लिक सेक्टर बैंक के नीड को सेटिस्फाई किया कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जैसे हम लोग सीबीएस कहते हैं। तो सीबीएस का इवोल्यूशन तभी हुआ था कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का, ठीक है, कि अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक को एक ज़रूरत हो गई कि हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को अडॉप्ट करें। और आईटी ने ही हेल्प किया कि एटीएम को इंटीग्रेट कर सकें, और मोबाइल बैंकिंग को इंटीग्रेट कर सके, और इंटरनेट बैंकिंग को इंटीग्रेट कर सके। सो आईटी ने हेल्प किया इंटीग्रेशन ऑफ एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग, ओके। अब दोस्तों देखिए कुछ हमारे दोस्तों हमारे रिटेल बैंकिंग के स्कोप को कैटापुल्ट करने के लिए देखिए ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा था, डिस्पोजेबल इनकम बहुत हाई था, यंग पॉपुलेशन बढ़ रहे थे, नया कस्टमर सेगमेंट आ रहा था, और मास एफिलिएट स्पेस। तो ऑल दीज हैव कैटापुल्टेड द स्कोप फॉर रिटेल बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि ये जो सेगमेंट्स थे, तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भारत के बिजनेस डिज़ाइन में। और देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ कस्टमर पिरामिड टू बी टैप्ड एंड द प्रेजेंट एक्टिविटी टिल रिसेंटली वेर कन्फाइंड। देखिए पिरामिड, कस्टमर का एक पिरामिड है, एक टॉप क्लास है, एक मिडिल क्लास है और एक लोअर क्लास है। तो आज अभी तक जो है जो हमारा पेरेंट एक्टिविटीज़ था वो कन्फाइंड था टॉप और हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास को कोई कन्फाइंड नहीं था। तो बहुत ही ज़्यादा सर्कमस्टांस थी कि हम उसे भी टैप कर सकें। तो दोस्तों आपको आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यही रैप अप करते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ। सो फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, लेट मी टेल यू इन नटसेल। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग के बारे में हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन आज किया।
तो आपको मैंने क्या बताया रिटेल बैंकिंग क्या होता है। रिटेल बैंकिंग वैसा बैंकिंग एक सर्विस है जो कि हम लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर को देते हैं। याद रखिएगा कीवर्ड क्या है, लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर, ठीक है। तो ये हमारा रिटेल बैंकिंग होता है। दिस जस्ट समरी दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू व्हाट यू हैव डिस्कस टुडे। फिर हमने बताया आपको डिलीवरी मॉडल। तो जो रिटेल बैंकिंग का जो डिलीवरी मॉडल होता है वो फिजिकल भी होता है और वर्चुअल भी होता है। ये मैंने आपको बताया। फिजिकल कैसे होता है तो ब्रांच के द्वारा होता है, वर्चुअल कैसे होता है तो एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा होता है। फिर मैंने आपको बताया कि रिटेल बैंकिंग का बहुत सारा एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस के तौर पर मैंने आपको बताया कि क्लाइंट बेस लार्ज है। एक बार रिकॉल कीजिए दोस्तों, क्लाइंट बेस लार्ज है, इनकम जो है स्प्रेड है, कस्टमर लॉयल्टी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे स्टेबल मॉडल है क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत कम है, क्रॉस सेलिंग का पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन डिसएडवांटेज भी है दोस्तों। क्या क्या डिसएडवांटेज है कि आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग हाई है, कुछ डिलीक्वेंसी सर्विस रिलेटिवली हाई है अनसिक्योर्ड रिटेल लोन में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि ग्लोबली रिटेल बैंकिंग स्पेस का हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है और कुछ नए रिमोट चैनल आए हैं, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पैराडिग्म को चेंज कर दिया है, अल्टरनेट चैनल भी आ चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया कि रिटेल बैंकिंग का परफॉर्मेंस जो है स्टेबल ग्रोथ है इसका, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद हमने इवोल्यूशन देखा रिटेल बैंकिंग का, कैसे रिटेल बैंकिंग इवॉल्व हुआ है, और हमने वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट देखा, इसका क्या क्या फाइंडिंग था वो हमने देखा, और भारत में क्या क्या सिनेरियो रहा है, कैसे रिटेल वॉर हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक में, ये हम डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग आगे पार्ट को डिस्कशन करेंगे। सो इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ लेक्चर फॉर अपकमिंग JIB एग्जामिनेशन, kindly WhatsApp me on this number for the plan detail. Thank you.